हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाने थे और आज का क्लास में हम जान रहेंगे क्लास 20 रहने वाला है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, चलो शुरू कर दे। भारत में सबसे पावरफुल नौकरी कौन सी है? किसी बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ की या फिर सेना के जनरल की? नहीं। ये एक ऐसी जॉब है जिसका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं, और जिसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे 140 करोड़ लोगों की है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की। तो चलिए इस सबसे बड़ी नौकरी के जॉब डिस्क्रिप्शन को परत दर परत खोलते हैं। इस पद की असली ताकत को समझने के लिए ना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के इस एक वाक्य से बेहतर कोई और शुरुआत हो ही नहीं सकती। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री के पद को अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति के बराबर रख दिया। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले असली कार्यकारी शक्ति आखिर किसे देना चाहते थे। तो भारत में असली बॉस कौन है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। चलिए आज इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारी व्यवस्था में पावर का बंटवारा आखिर होता कैसे है। इसे ऐसे समझिए, राष्ट्रपति एक राजा या रानी की तरह है, देश के एक सम्मानित प्रतीक यानी डीजियोर हेड। लेकिन प्रधानमंत्री उस सीईओ की तरह हैं जो असल में कंपनी यानी कि सरकार को चलाते हैं। उनके पास होती है डी फैक्टो पावर यानी वास्तविक शक्ति। तो देश के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। तो फिर कोई इस सबसे शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचता कैसे है? आइए इस जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं और देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। देखिए, ज्यादातर मामलों में तो ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो अपना नेता चुनती है और राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। ये पूरा सिस्टम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। लेकिन राजनीति हमेशा इतनी सीधी तो होती नहीं है। तब क्या होता है जब चुनावी नतीजे किसी एक को साफ साफ विजेता नहीं बनाते, जब खेल शतरंज की बिसात बन जाता है। यहीं पर कहानी में एक नया और बहुत जरूरी किरदार आता है, राष्ट्रपति का विवेक। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं त्रिशंकु संसद, यानी जब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलती, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, जैसा 1979 में हुआ था। लेकिन एक शर्त होती है, उन्हें 1 महीने में सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। दूसरा मामला तब आता है जब पद पर बैठे प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो जाए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति जैल सिंह ने इसी विवेक का इस्तेमाल करके तुरंत राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अच्छा, अब नियुक्ति हो गई तो बात करते हैं काम की। प्रधानमंत्री की शक्तियों को ना हम 3 मेन पिलर्स में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। पहला स्तंभ है कैबिनेट के सीईओ के तौर पर। प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि उनकी टीम में कौन कौन मंत्री होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा। वो जब चाहें किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और कैबिनेट की बैठकों को हेड करते हैं। और यह है सबसे बड़ा पॉइंट, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये पूरी की पूरी सरकार का गिरना है। ताश के पत्तों के घर की तरह पूरी मंत्रिपरिषद ढह जाती है। दूसरा स्तंभ है राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की भूमिका। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। और यह कोई छोटी मोटी सलाह नहीं है। जरा सोचिए, देश के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल, देश के चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्त और देश की सबसे बड़ी नौकरशाही को चुनने वाले यूपीएससी के चेयरमैन, इन सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होती है। और ये सब सिर्फ कोई परंपरा या रिवाज नहीं है जैसा कि यहां दिख रहा है। ये शक्ति सीधे सीधे संविधान से मिलती है। अनुच्छेद 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिश्ते की बुनियाद हैं। ये आर्टिकल्स साफ साफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सरकार के हर फैसले की जानकारी दें। ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। तीसरा और आखिरी स्तंभ है राष्ट्र के नेता का। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं और सरकार की सभी बड़ी नीतियों का ऐलान सदन में करते हैं। और हाँ, वो देश के सबसे बड़े संकट प्रबंधक भी हैं। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मामला, सबकी नजरें प्रधानमंत्री पर ही होती हैं कि वो देश को इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। चलिए अब इस नौकरी के कुछ फाइन प्रिंट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? क्या इसकी कोई गारंटी है? संविधान में एक लाइन है जो कहती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं।
इसका मतलब क्या ये है कि राष्ट्रपति जब चाहें अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को नौकरी से निकाल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां राष्ट्रपति के प्रसाद का मतलब उनकी पर्सनल इच्छा नहीं है। ये सीधे तौर पर लोकसभा में बहुमत से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति की खुशी जनता की इच्छा से बंधी होती है। जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत का विश्वास है, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। असली शक्ति संसद के पास है। अब एक ऐसी दिलचस्प स्थिति की बात करते हैं जब प्रधानमंत्री के पास पद तो होता है, लेकिन पावर लगभग न के बराबर होती है। स्वागत है कार्यवाहक सरकार की दुनिया में। जब लोकसभा भंग हो जाती है और नई सरकार बनने में जो समय लगता है, उस दौरान देश चलाने वाली सरकार को कार्यवाहक सरकार कहते हैं। ये संविधान में लिखा कोई नियम नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल जरूरत है। सोचिए, चुनाव के दौरान देश बिना सरकार के तो नहीं चल सकता है ना? तो ये सरकार बस उस खालीपन को भरती है। इसे एक सब्स्टिट्यूट टीचर की तरह समझिए। वो क्लास में डिसिप्लिन तो बनाए रख सकते हैं, लेकिन कोई नया चैप्टर शुरू नहीं कर सकते या कोई बड़ा एग्जाम नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह कार्यवाहक सरकार कोई बड़ा नीतिगत फैसला या नई योजना शुरू नहीं कर सकती। उसका मुख्य काम बस व्यवस्था बनाए रखना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सरल है। ये पक्का करना कि सत्ता में बैठी पार्टी चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत फायदा न उठा सके। समय के साथ प्रधानमंत्री के पद को देखने का नजरिया भी बदला है। शुरुआत में प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस कहा जाता था, जैसा लॉर्ड मार्ले ने कहा। इसका मतलब है बराबर वालों में पहला, यानी एक लीडर। हाँ, लेकिन अपने कैबिनेट के बाकी मंत्रियों के बराबर ही, कोई तानाशाह नहीं। लेकिन समय के साथ ये भूमिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। जेनिंग्स जैसे विचारकों ने एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तस्वीर पेश की। उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना उस सूरज से की जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी मंत्री चक्कर लगाते हैं। और आखिर में मुनरो का ये विचार, राज्य रूपी जहाज का कप्तान, इन सभी भूमिकाओं को एक साथ ले आता है। प्रधानमंत्री सिर्फ वो सेंटर नहीं है जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है, बल्कि वो कप्तान है जो पूरे देश के जहाज की दिशा भी तय करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ही वो धुरी हैं, वो पिवट हैं जिसके चारों ओर भारत की पूरी सरकारी मशीनरी घूमती है। और ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिसका जवाब हर पीढ़ी को खुद खोजना पड़ता है। एक शक्तिशाली निर्णायक लीडरशिप और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन क्या है? ये भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसी एक कभी ना खत्म होने वाली बहस है।